चलो स्टार्ट करते हैं। रेटिनोब्लास्टोमा काफी कॉमन ट्यूमर है। आई का एक ही ट्यूमर जो बहुत ज्यादा कॉमन है यही है। बाकी जो यूवियल मेलानोमा वगैरह होती है बहुत रेयर केसेस होती है। नाउ वी विल कम टू द रेटिनोब्लास्टोमा। ठीक है, मैं आगे चलो। अब क्या है कि इट इज द मोस्ट कॉमन प्राइमरी ऑकुलर मैलिग्नेंसी ऑफ द चाइल्डहुड। ठीक है, सबसे ज्यादा कॉमन कौन सी मैलिग्नेंसी होती है? दिस इज रेटिनोब्लास्टोमा। एंड द फर्स्ट डिस्क्रिप्शन हिस्ट्री पर चले जाओ तो किसने दिया था? पीटर वाविस ने। ठीक है, 19 इन 1891 क्या होता है? फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल का नाम आगे भी आएगा, रोजेट वगैरह हिस्टोलॉजी बताऊंगा तो। उसने डिस्क्राइब किया था रोजेट विद इन द ट्यूमर। रोजेट क्या होता है? रोज सिपेट। रोज के जो पंखुड़ियां होती है चारों तरफ, वैसे वैसे हिस्टोलॉजी में जो फीचर्स हमें दिखते हैं वो वैसे दिखते हैं रेटिनोब्लास्टोमा में। 1891 में फ्रैक्शनल ने क्या था रोजेट विद इन द ट्यूमर। रोजेट रोज टाइप अपीयरेंस एक ट्यूमर के अंदर दिखता है, दैट इज रेटिनोब्लास्टोमा। इसको आगे क्या किया? 1897 में विंटर स्टेनर ने डिस्क्राइब किया था रोजेट एंड प्रपोज द नेम। उसने नेम दिया न्यूरो एपिथेलियोमा। लेटर ऑन क्या हुआ? वेयर ऑफ एंड द टर्म रेटिनोब्लास्टोमा। तो ये सिंपल एक हिस्ट्री हो गई। अब इंसिडेंस क्या होती है? इंसिडेंस जो होती है, हर एक बच्चा 1500 से 15,000 से 18,000 जो लाइव बर्थ होती है, तो 15,000 से 18,000 जो लाइव बर्थ, तो अच्छे खासे लाइव बर्थ हुई है, वो उसमें से एक बच्चे को रेटिनोब्लास्टोमा हो सकता है। ये वर्ल्ड वाइड है, इंडिया और यूके वगैरह नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड का फिगर है। हर 15,000 से 18,000 बच्चे में एक बच्चे को रेटिनोब्लास्टोमा होने के चांस है। सेक्स का कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों की बराबरी है, जितने मेल्स है उतने फीमेल्स भी हैं। रेस का भी कोई प्रिडिलेक्शन नहीं है, जैसे मैंने बताया कि वर्ल्ड वाइड है, सभी में एक ही चीज कॉमन है। एंड लेटरलिटी क्या है? बायलैटरल जो रेटिनोब्लास्टोमा होता है 25 से 35%, 25 to 35% हैज हैविंग बायलैटरल, which is having the multifocal tumor, बहुत सारे फोकस होंगे उसमें। ठीक है, एंड यूनिलैटरल किसमें? 65 to 75%, यूजुअली सिंगल ट्यूमर। ठीक है, मैंने अभी तक इतने केस देखे यूनिलैटरल ही देखे हैं, बायलैटरल मैंने अभी तक देखा नहीं है। बायलैटरल 25 से 35% होते हैं और यूनिलैटरल 65 to 75% होते हैं, जिसमें एक सिंगल ट्यूमर होता है। अब ओरिजिन कहाँ से होती है? इट अराइजेस फ्रॉम द मल्टीपोटेंट प्रिकर्सर न्यूरल सेल इन द रेटिना। पता ही होगा कि भैया रेटिना क्या कहाँ से डेवलप होती है। जो न्यूरल सेल्स होते हैं वहां से मल्टीपोटेंट, ठीक है, मल्टीपल पोटेंसी, वहां पे प्रिकर्सर छोटे 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 पॉइंट होते हैं, वहां से ओरिजिनेट होते हैं। एज क्या होती है? एवरेज एज ऑफ डायग्नोसिस जो होती है, हम लाइव बर्थ होगी, इनिशियली पता नहीं चलेगा, लेटर ऑन 1 से 1.5 मंथ के बाद जनरली भी पेरेंट्स उसके बाद ही गौर कर पाते हैं बच्चे को, आफ्टर 1 साल की भाई वो कैसा मूव कर रहा है, चल रहा है, उसको दिख रहा है, क्या हो रहा है। देन दे विल डायग्नोस द 18 मंथ में कि भाई ऐसा ऐसा कंप्लेन है, तो आप एग्जामिन करने के बाद हमें फाइंडिंग मिलेगी। 90% जो डायग्नोसिस होती है वो बिफोर 5 ईयर होगी, बिफोर 5 ईयर, बिकॉज इट विल लीड टू द विजुअल कॉम्प्लिकेशन। बायलैटरल केसेस में बिफोर 12 मंथ में हो जाएगा, क्योंकि अगर सपोज दैट जैसे एम्ब्लायोपिया होती है, एम्ब्लायोपिया में क्या होती है, अगर एक आई एम्ब्लायोपिक है तो हमें कब तक 3-4 साल जब बच्चा पढ़ने लगता है तब होता है, क्योंकि बच्चे को भी नहीं पता कि भाई देखना कैसे, वो एक आंख से ही काम चला रहा है और पेरेंट्स को भी लगता है कि वो नॉर्मल है। इसलिए जो 90% डायग्नोसिस होती है 5 साल से पहले होते हैं। बायलैटरल अगर बंदा पूरा ही ब्लाइंड है तो 12 मंथ से पहले हो जाएगी, 1 साल के अंदर ही। और अगर यूनिलैटरल है तो इट विल टेक टाइम, 24 मंथ में डायग्नोसिस होगी। आज इसका जो मेन है जेनेटिक्स, थोड़ा पढ़ लेते हैं, इसमें जीन्स का काफी रोल है। लॉस और इनएक्टिवेशन ऑफ द बोथ द नॉर्मल एलिल्स ऑफ द रेटिनोब्लास्टोमा जीन्स, Q14 रीजन ऑफ द क्रोमोसोम 13। क्रोमोसोम के दो होते हैं, Q एंड P पार्ट होते हैं, उसमें Q14 रीजन पे क्रोमोसोम 13 में इसके रीजन होते हैं। साइटोजेनेटिक मैकेनिज्म क्या है? जीन डिलेशन और रीअरेंजमेंट ऑफ द पॉइंट म्यूटेशन। छोटे छोटे पॉइंट्स है, जब आपने जेनेटिक्स पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा जीन डिलीशन। डिलीशन मतलब डिलीट हो गए, एक जीन बीच से गायब हो गया उसका, या फिर रीअरेंज हो गया, या किसी एक पॉइंट पे पॉइंट म्यूटेशन हो गई, दैट विल लीड टू रेटिनोब्लास्टोमा। एंड प्रोटीन प्रोडक्ट जो प्री रेटिनोब्लास्टोमा है, ट्यूमर सप्रेसर जीन होती है, इज ए रेगुलेटर एट द सेल साइकिल। अब सेल साइकिल में पता ही होगा कि G1 G2 SM ऐसे फेजेज होते हैं। ठीक है, उसमें जो G1 और S फेज होते हैं वहां पे
सप्रेसर जीन जो रेगुलेटर होता है वो एक पॉइंट होती है, एंड जीवन क्या करता है, देयर इज ये सिंथेसिस होगी एंड देयर इज डिवीजन होगी, उस फेज पे जाके ये एक्ट करता है, वहां से हो सकते हैं। जो फीमेल सप्रेसर जीन्स होती है, इट इज द रेगुलेटर एट द सेल्स साइकिल चेक पॉइंट, और यहाँ पे क्या होती है, ये रेगुलेट नहीं कर पाते, दैट विल लीड टू द नेओप्लाज्म। हेल्दी पर्सन जो नॉर्मल और वाइल्ड टाइप जो आदमी रेटिनोब्लास्टोमा जीन्स होते हैं उसमें हो सकते हैं, और कैरियर्स में क्या होंगे, हेट्रोजाइगस फॉर द रेटिनोब्लास्टोमा जीन्स। तो कैरियर्स में हेट्रोजाइगस फॉर्म में, हेल्दी में दोनों हो जाएंगे। टाइमिंग ऑफ लॉस और इनएक्टिवेशन डिटरमाइंस वेदर द डिजीज इज सोमैटिक और जर्मिनल। ठीक है, अब जो टाइमिंग है वो बताती है कि इट इज सोमैटिक और जर्मिनल। सोमैटिक का क्या मतलब होता है, जीन जो म्यूटेशन होते हैं, जो म्यूटेशन होते हैं, दैट इज सोमैटिक। और जर्मिनल क्या होता है, चेंजेज इन द डीएनए। जैसे जैसे टाइमिंग ऑफ लॉस और इनएक्टिवेशन होगी वो डिटरमाइन करेगी, उससे हम पता करेंगे कि इट इज सोमैटिक और जर्मिनल, सेल म्यूटेशन में चेंजेस हुई या डीएनए में चेंज हुई। जर्मिनल में क्या होता है, एटलीस्ट वन एलिस जो लॉस्ट होता है प्रायर टू द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन ऑफ द एम्ब्रायोजेनेसिस, आइदर इनहेरेंट डिफेक्ट डीएनए में होगी और स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन प्रायर टू द फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। सोमैटिक में क्या होगी, सोमैटिक मतलब क्या होगा, सेल म्यूटेशन, बोथ द एलिस क्रोमोसोम, it is present beyond the fertilization, spontaneous mutation occur to delete or inactivate the both alleles। यहाँ पे म्यूटेशन हो जाएंगे, that will delete the म्यूटेशन, म्यूटेशन होके डिलीट हो जाएंगे एंड इनएक्टिव एलिल्स फॉर्मेशन होंगे। एंड डॉन्स टू हिट हाइपोथेसिस 1971 में दिया था कि ये क्यों होते हैं। उसने बताया था कि क्रोमोसोम्स म्यूटेशन आर रिक्वायर्ड फॉर रेटिनोब्लास्टोमा टू डेवलप। ठीक है, 1971 में जो उन्होंने हाइपोथेसिस दिया था, पहला क्या था, इन हेरिडिटरी रेटिनोब्लास्टोमा क्या होगा, देयर इज इनिशियल हिट इन is a germinal mutation, ठीक है, which is inherent and found in all the cells। Second hit develops the somatic, same ही चीज है, germinal and somatic hit करती है, and thereafter prediction of non-ocular tumor like osteosarcoma, leiomyosarcoma वैसे ही होते हैं। And unilateral sporadic RBC, sporadic मतलब सेल म्यूटेशन होंगे, जो पहले पढ़ा वही सेम चीज है यहाँ पे, and that will hit the both, and there is development of retina and the somatic mutation leads to retinoblastoma। and newly diagnosed case in 93% क्या होता है, there is sporadic। ठीक है, 93% होते हैं स्पोरेडिक होते हैं, जिसमें 25% यूनिलैटरल होती है एंड 25% क्या होते हैं, बाइलैटरल होते हैं। और रिमेनिंग जो 7% होता है फेमिलियल होता है, ऑटोजोमल डोमिनेंट हो गई, ठीक है, इनहेरिटेंस एंड इनकम्प्लीट इनहेरिटेंस। 33% जो इसमें होती है ऑटोजोमल डोमिनेंट में, वो बाइलैटरल होती है, एंड 67%, 33% यूनिलैटरल होती है एंड 67% बाइलैटरल होती है। Now come to the bilateral जो 25 से 35% होती है, इट इज जर्मिनल म्यूटेशन इन ऑल द केसेस। ठीक है, समझ में आ गया। स्पोरेडिक में क्या होती है, 75% यूनिलैटरल होगी, 25% बायलैटरल होगी। फेमिलियल जो 7% बचते हैं उसमें से 33% यूनिलैटरल होगी, 67% बायलैटरल होगी। और बायलैटरल जो 25 से 35% जो इनिशियल डेटा मैंने बताया था, वो क्या टोटल जर्मिनल म्यूटेशन है, मतलब डीएनए में चेंजेस है। और यूनिलैटरल जो है 65 to 75%, उसको सब डिवाइड कर दिया, 10 to 15% जर्मिनल डीएनए चेंजेस एंड 85 to 90% स्पोरेडिक चेंजेस, दैट इज म्यूटेशन, सेल म्यूटेशन की वजह से। ठीक है, नाउ कम टू द क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर सबसे पहला क्या है, पेशेंट प्रेजेंट विथ ल्यूकोकोरिया। ल्यूकोकोरिया टर्म सभी को पता होगा, एमनियोटिक कैट्स आई रिफ्लेक्स, जैसे बिल्ली की आंख चमकती है वैसे हमें दिखता है। ल्यूकोकोरिया और किसमें दिखती है, आपकी नेचुरल जो कैटरेक्ट होती है उसमें दिखती है, और कहाँ दिखती है, आरडी में दिखती है, ट्रेनल डिटैचमेंट वहां पर डिस्कस किया था, रेटिनोब्लास्टोमा में आपको दिखती है। इट इज द पेक्यूलियर येलो रिफ्लेक्स ऑन द पिपल, जब लाइट जाती है तो येलो रिफ्लेक्स चमकता है आंख। उसके साथ साथ क्या होगा, स्ट्रैबिस्मस हो सकती है। रेटिनोब्लास्टोमा में क्या होगा, देयर इज विजुअल कॉम्प्रोमाइज होगी तो स्ट्रैबिस्मस डेवलप हो जाएगी। रेड पेनफुल आई होगी, ज्यादा होगा तो ऑर्बिटल सेलुलाइटिस एक्सटेंसिव केसेस में मिल सकती है, प्रोक्टोसिस हो सकती है अगर वो एंटीरियरली काफी ज्यादा हो, एंड सीडो हाइपोपियन फॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, ये देख लो, एमनियोटिक कैट्स आई रिफ्लेक्स और ल्यूकोकोरिया हो रही है।
एंड ये एक्सटेंसिव फेज में क्या हो गया, पूरा पूरा बाहर आ गया। ऑर्बिटल ट्यूमर अपीयरेंस क्या होगा, अर्ली ट्यूमर का कैसा अपीयरेंस होगा, जो अर्ली फेज होते हैं। इनिशियली क्या होगा, इट इज वेरी स्मॉल ट्यूमर, ट्रांसलूसेंट होंगी इन सब स्टेंशियल थिकनिंग ऑफ द रेटिना। ठीक है, हमें इन सब स्टेंशियल थिकनिंग जो रेटिना का होता है वहां पे दिखेगी, और इट इज ट्रांसलूसेंट दिखेंगे अर्ली ट्यूमर। एंड बट और क्या किस लाइट में दिखेंगे, रेड फ्री जो लाइट होती है हम जब ऑप्थेल्मोस्कोप यूज करते हैं तो उसमें ये हमें दिखेगा अर्ली फेज में। उसके बाद क्या होगा, देयर डिस्क्रीट इंट्रा रेटिनल ट्यूमर अपीयर्स एज व्हाइट। क्या अब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो व्हाइट राउंड टू ओवल डोम शेप्ड रेटिनल मासेस विद द प्रीडोमिनेंट वेसल्स ऑन द सरफेस। ठीक है, इंट्रा रेटिनल ट्यूमर व्हाइट टाइप दिखेगा, इट इज राउंड ओवल डोम शेप्ड रेटिनल मास जैसा दिखेगा, एंड विथ प्रीडोमिनेंट वेसल्स होंगे वहां उसके सरफेस पे। ठीक है, अर्ली फेज में क्या होगा, ट्रांसलूसेंट हो गया। उसके बाद सब इन सबस्टेंशियल जो थिकनिंग ऑफ द रेटिना होगा, सिंपल सी चीज जान लो कि रेटिनल थिकनिंग पे हमें ट्रांसलूसेंट छोटे छोटे मास दिखेंगे। लेटर ऑन क्या होगा, वो बड़ा हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगी, व्हाइट के साथ साथ उसमें प्रोमिनेंट वेसल्स होंगे, दिस इज इन द अर्ली फेज। एडवांस रीजन में क्या हो गया, वेरियस पैटर्न, उसके बाद डिफरेंट पैटर्न्स दिखेंगे, एंडोफाइटिक पैटर्न हो गए, ठीक है, एक्सोफाइटिक हो गए, डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेटिंग हो गए, एंड मिक्स हो गई। अब आ जाए एंडोफाइटिक पे। एंडोफाइटिक जैसे ये सिग्निफाई कर रहा है, एंडो मतलब अंदर, ट्यूमर ब्रेक्स थ्रू द इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, अंदर की तरफ ट्यूमर ब्रेक करेगी, जो आइलम है उसको ब्रेक करता है, एंड इट अपीयर्स एज ए व्हाइट क्रीम मास। ठीक है, सफेद या क्रीमी मास जैसा दिखेगा, एंड इट शोइंग द आइदर नो और द स्मॉल इररेगुलर ट्यूमर वेसल्स। अब अंदर की तरफ अगर आइलम को डैमेज करता हुआ निकलेगा तो क्या करेगा, विट्रस में चला जाएगा। There is vitreous seeding, a small fragment of tissue separated from the main tumor से जो टिश्यू सेपरेट होंगे वो विट्रस में चले जाएंगे, तो विट्रस सीडिंग होगी, सीड अंदर घूमेगी। एंड सीडिंग में भी एक्सटेंसिव सिमुलेटिंग एंडोथेल्माइटिस एंड आइडोसाइक्लाइटिस टाइप हमें सीडिंग दिखेगी, अंदर मासेस दिखेंगे, जैसे एंडोफ में दिखता है ना, छोटे छोटे कॉलोनीज बने होते हैं वैसे दिखेंगे। ये हो गया एंडोफाइटिक। ये देखो एंडोफाइटिक कैसा दिख रहा है, क्या मास दिख रहा है, ये सब विट्रस में मास आ गए, एंड इट सिमुलेट द एंडोथेल्माइटिस। ठीक है, देखो एंडोफाइटिक, ठीक है, विट्रस सीडिंग है, टिश्यू टूट के विट्रस में आ गया। नाउ कम टू एक्सोफाइटिक। एक्सोफाइटिक क्या है, बाहर की तरफ, इट अकर्स इन द सब रेटिनल स्पेस, तो ये टुवर्ड्स रेटिना की तरफ जाएगा और सब रेटिनल स्पेस में दिखेगा। इट इज एसोसिएटेड विद द सबरेटिनल फ्लूइड एक्युमुलेशन एंड द रेटिनल डिटैचमेंट। अब उधर जाएगा रेटिना की तरफ तो सिंपल सी चीज होगी, रेटिनल डिटैचमेंट, साथ में सबरेटिनल फ्लूइड एक्युमुलेशन होगी। दैट इज इनफिल्ट्रेट थ्रू द ब्रुक्स मेम्ब्रेन। अब रेटिना के पीछे क्या, ब्रुक्स मेम्ब्रेन, रेप्टर कोलाइड, वहां पे इनफिल्ट्रेट करता हुआ एंड इन्वेड द ब्लड वेसल्स के थ्रू चला जाएगा। अब रेटिनल वेसल्स ओवरलाइंग द मास इंक्रीज द कैलिबर एंड द टॉर्चोसिटी। ठीक है, किसी भी मास के ऊपर अगर वेसल्स होंगे तो क्या होगा, उसकी कैलिबर बढ़ जाती है और टॉर्चोसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि मास होती है वो इरेगुलर होता है, जो टिमर वाली मास होती है। तो एक्सोफाइटिक जो बाहर की तरफ होगी टुवर्ड्स रेटिना, आरडी होगी, सब रेटिनल फ्लूइड होंगे, इट विल गो टू ब्रुक्स मेम्ब्रेन, कोलाइड को साथ साथ आगे ही चला जाएगा ब्लड वेसल्स के थ्रू, एंड क्या होगी, टॉर्चोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ये देखो एक्सोफाइटिक, वो एंडोफाइटिक अंदर की तरफ था, ये देखो बाहर की तरफ जा रही है। और जो जो डिफ्यूज फॉर्म है, डिफ्यूज इनफिल्ट्रेटिंग ग्रोथ क्या है, इट इज रेयर सब टाइप ग्रोथ होती है, 1.5% ऑफ ऑल द रेटिनल ब्लास्टोमा जो होती है वो डिफ्यूज होती है। रिलेटिवली फ्लैट इनफिल्ट्रेशन ऑफ द रेटिना बाय द ट्यूमर सेल्स होगी, बट विदाउट ए डिस्क्रीट ट्यूमर मास। ठीक है, फ्लैट इनफिल्ट्रेशन, छोटे छोटे फ्लैट, जैसे फ्लैट, एक तो आगे की तरफ गया, एक पीछे की तरफ गया, और एक डिफ्यूज, एक ही लेयर में फ्लैटनिंग हो गई। ठीक है, डिफ्यूज मास का, इसका जो ट्यूमर का मास है, एंड इज प्रेजेंट विद सीडो हाइपोपियन। हाइपोपियन पता ही होगा क्या होता है, उसके बाद सीडोस लुक्स लाइक सीडो हाइपोपियन। ठीक है, इट ग्रोस सोली कंपेयर्ड विद द टिपिकल रेटिनोब्लास्टोमा। तो इसकी ग्रोथ जो होती है एक ही लेयर में इन्फिल्ट्रेशन होती है, डिस्क्रीट ट्यूमर मास वैसा नहीं होगा जैसे एक्सोफाइटिक और एंडोफाइटिक बाहर और अंदर की तरफ एक ही तरह के होते हैं। एंड इन तीनों को मिला के जो फॉर्म आएगा वो मिक्स टाइप में होंगे, एक्सोफाइटिक, एंडोफाइटिक एंड इनफिल्ट्रेट जो डिस्क्रीट हो।
और जो नेचुरल कोज क्या होती है, जो कोई भी रेटिनोब्लास्टोमा होता है तो उसका कोज क्या होता है? सबसे पहला क्या होता है, इट इज हाईली मैलिग्नेंट। रेटिनोब्लास्टोमा इट इज हाईली मैलिग्नेंट। ठीक है, मैलिग्नेंसी बहुत ज्यादा होती है, हुई तो हमारे पास कोई उपाय नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इनिशियल फेज में तुम कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सटेंसिव हुआ तो फिर कुछ नहीं कर सकती। इनिकुलेशन इज द लास्ट ऑप्शन होता है। विट्रस और सब रेटिनल फ्लूइड में जाएगा ये, जैसे एक्सोफाइटिक एंडोफाइटिक बताया, आगे विट्रस पीछे सब रेटिनल। एंडोफाइटिक क्या होगी, विट्रस सीडिंग होगी, एसी सीडिंग होगी, इनफिल्ट्रेट आइरिस में जाएगा, स्ट्रोमा में जाएगा और सीडी हाइपोपिन फॉर्मेशन होगा। एंटीरियर एक्सटेंशन में कहाँ हो जाएगा, एक्वस और फ्लेशन ऑफ कॉर्निया कर सकते हैं। तो ये हो गया एंडोफाइटिक अंदर की तरफ। एक्सोफाइटिक क्या करेगा, एक्सोफाइटिक का कोर्स है टुवर्ड्स रेटिना की तरफ जाएगा तो आरडी हो जाएगा। उस मेम्ब्रेन को इन्वेड करेगा, कोलाइडल स्ट्रोमा को इन्वेड करेगा एंड डिस्ट्रॉय स्क्लेरा को डिस्ट्रॉय करेगा और इन्वेड ऑर्बिट को इन्वेड करते हुए पीछे चला जाएगा। तो ब्लॉक ग्लूकोमा हो जाएगी, ऑप्टिक नर्व पीछे इन्वॉल्व हो जाएगा। एंड ऑप्टिक नर्व जब इन्वॉल्व हुआ तो सिंपल सी बात है कि पीछे जाके सब रेटिनॉइड स्पेस में एंड ब्रेन में इन्वॉल्व हो जाएगा। अब थर्ड फॉर्म जो क्या है, हिमेटोजन। अब अगर जब ब्लड वेसल्स के थ्रू गया तो हिमेटोजेनस स्प्रेड हो जाएगी और सीएसएफ स्प्रेड हो जाएगी। इज पहला ही क्या था, इट इज हाईली मैलिग्नेंट। अब मैलिग्नेंसी का प्रॉपर्टी क्या होता है, इट इज मेटास्टेसिस हो जाएगी, बोन्स में चला जाएगा, ब्रेन्स में चला जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड में चला जाएगा। ठीक है, तो एक्सोफाइटिक सिंपल सी चीज है कि एंडोफाइटिक से ज्यादा डेंजरस होता है। नाउ कम टू स्टेजेस ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा। फर्स्ट स्टेज क्या है, क्विंसेंट स्टेज। इट लास्ट फॉर 6 मंथ 1 ईयर। पहला स्टेज होता है 6 महीने से 1 साल तक रहेगी। जो सेकंड स्टेज होती है दैट इज ग्लूकोमेटस स्टेज। ये क्या होती है, इनलार्जमेंट ऑफ ग्लोब होगी, प्रोप्टोसिस हो जाएगी, आंखें बड़ी हो जाएगी, बाहर की तरफ चली जाएगी और सीवियर पेन होगा। ये सेकंड स्टेज होगा। ठीक है, और नाउ द स्टेज ऑफ एक्स्ट्रा ऑकुलर एक्सटेंशन, और वो वहां पे क्या होगा, पेन डिक्रीज हो जाएगा। पहला फेज होगा 6 मंथ 1 ईयर। उसके बाद जो ग्लूकोमेटस फेज होता है उसमें पेनफुल होता है काफी ज्यादा, क्योंकि प्रोप्टोसिस होती है और धीरे धीरे वो इनलार्जमेंट ऑफ ग्लोब होता है तो टेयरिंग होगी। और एक बार एक्स्ट्रा ऑकुलर टेयर करके बाहर चला गया तो पेन डिक्रीज हो जाएगी। नाउ द फोर्थ स्टेज जो मेटास्टेसिस का स्टेज है, सबसे गंदा यही है कि ऑरिकुलर जो लिम्फ नोड है वहां से और डिफरेंट बोन्स में, जैसे भी बताया, वहां पे मेटास्टेसिस हो जाएगी। डायरेक्ट एक्सटेंशन टू द ऑप्टिक नर्व हो जाएगी इन्वॉल्व, अकर अर्ली, और उसके बाद ब्रेन में हो जाएगी, जो कि मोस्ट कॉमन है, डायरेक्टली चला जाता है ब्रेन में। और मेटास्टेसिस जो ब्लड में डिफरेंट ऑर्गन्स में चला जाएगा। ये हो गई फाइनल स्टेज। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हिस्ट्री लेंगे, फैमिली हिस्ट्री, जैसा ही बताया कि म्यूटेशन होगी या सोमैटिक हो या डीएनए चेंजेज हो, हिस्ट्री लेना जरूरी है सो दैट इट विल रन इन द फैमिली। हिस्ट्री ऑफ आई ट्यूमर एंड द सीवियर ट्रीटमेंट का हिस्ट्री लेंगे हम सबसे पहले। उसका एंटीरियर सेगमेंट एग्जामिन करेंगे, वहां पे क्या होगा, क्योंकि कुछ भी अगर पीछे आएगा आई के तो क्या होगा, एसी स्वेलो हो जाएगा, एसी स्वेलो के ऊपर दिखने लगेगा, एनवीआई फॉर्मेशन हो जाएगी, न्यू वेस्कुलराइजेशन ऑफ आइरिस, क्योंकि पीछे अगर हैम्पर हो गया ब्लड सप्लाई तो आगे की तरफ हो जाएगा, सीडो हाइपोपियन फॉर्मेशन होगी और हाइफीमा होगी। ठीक है, सीडो हाइपोपियन क्यों होगी, क्योंकि मन इन्फिल्ट्रेट करेगा एसी में और हमें हाइपोपियन टाइप लगेगा, बस जैसा लगेगा। और हाइफीमा क्यों होगी, जब रप्चर होगी तो ब्लड आ जाएगा। ये हमें एंटीरियर सेगमेंट फाइंडिंग होगी। नाउ कम टू पोस्टीरियर सेगमेंट फाइंडिंग। अब हम इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी करेंगे, उसमें क्या दिखेगा, इसके एक्सटेंट दिखेंगे। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ आरडी रेटिनल डिटैचमेंट होगी, प्रेजेंस एंड एक्सटेंट ऑफ इंट्राविट्रियल और सबरेटिनल सीडी। ठीक है, एक्सोफाइटिक या एंडोफाइटिक के अकॉर्डिंगली हमें फीचर्स दिखेंगे, पीछे या तो आरडी में दिखेंगे या विट्रस में दिखेंगे। अब कुछ भी आंख के अंदर होगा तो क्या होगा, आंख प्रेशर बढ़ जाएगी, स्पेस जब कम होगा वहां पे कोई ट्यूमर आ जाएगी तो आईओपी इंक्रीज हो जाएगी। और हम रेट कैम स्कैन करते हैं तो क्या दिखेगा उसमें, देयर इज वाइड angle fundus camera is required, which is useful in the accuracy documenting the retinoblastoma and monitoring response to the therapy. रेट कैम हम यूज करके देख सकते हैं the extension of the retinoblastoma for treatment purpose. लाइव स्टडी में क्या होगा, ब्लड काउंट लेंगे, ब्लड काउंट में क्या होती है, मेटास्टेसिस में क्या होगी, देयर इज इंक्रीज इन डब्ल्यूबीसी सेल्स। यूरिन एनालिसिस लेंगे, क्योंकि कार्सिनोजेनिक होगा, क्या होती है, जो डिफरेंट कहीं
कहीं पे भी कोई भी ट्यूमर होता है तो क्या होता है, ट्यूमर में क्या होती है, मैच्योर रप्चर ऑफ द डिफरेंट सेल्स होते हैं। जब सेल्स रप्चर होंगे, मेटास्टेसिस ज्यादा होगा, तो जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं सेल्स में, कैल्शियम फास्फोरस वगैरह, वे बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि देयर इज ब्रेकडाउन ऑफ द सेल, एंड दैट विल आल्सो लीड टू एलडीएच, लो डेंसिटी जो हाइपोप्रोटीन होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। कहीं पे भी सेल डैमेज होती है या कैंसरस होते हैं तो हमें फर्स्ट सबसे पहले यही बताता है कि देयर इज सम प्रॉब्लम। हम इलेक्ट्रोलाइट लेवल देखेंगे, कैल्शियम फास्फोरस एलडीएच एसेस करेंगे, और फ्लूइड जो है एक्वस ह्यूमन में उसको भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर ट्यूमर डैमेज हो रही है, ट्यूमर अगर सीडिंग हो रही है, टूट करके आगे आ रहा है, तो एक्वस में एलडीएच बढ़ा हुआ मिलेगा, मोर देन 1। ये सब ब्लड सैंपल लेकर के उसमें मेटास्टैटिक सेल्स देखेंगे, बोन मैरो एस्पिरेशन करेंगे, और बायोप्सी करके हम देखेंगे कि हिस्टोलॉजिकली क्या है उसमें। नाउ कम टू, ये तो नॉर्मल चीज हो गई जनरली जो हम सब जगह पे करते हैं। अब डीएनए एनालिसिस बहुत कम जगह पे होती है, बट ठीक है, पढ़ना है तो पढ़ना है। इसमें क्या करते हैं, ब्लड स्पेसिमेंट्स टेकन फ्रॉम द पेरेंट्स एंड एनी सबलिंग्स। पेशेंट जो हो गया, उसके पेरेंट्स हो गया, उसके सबलिंग्स जो आसपास रिलेटिव्स हैं उसके, या सबलिंग्स भाई बहन हैं उसके सैंपल लेंगे, ब्लड सैंपल। एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड होते हैं। डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, इट एम्स टू फाइंड द इनिशियल म्यूटेशन। म्यूटेशन देखते हैं दैट प्रेसिपिटेट द डेवलपमेंट ऑफ द ट्यूमर, कैसे ट्यूमर डेवलप हुआ है। देन इट विल डिटरमाइन वेदर दैट म्यूटेशन इज इन जर्मलिन और द अफेक्टेड पेशेंट। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं कि जर्मलिन डीएनए बेस्ड है या फिर अफेक्टेड पेशेंट में ही ऐसा म्यूटेशन हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड यूज होता है यूज्ड इन केस वेयर द इनिशियल म्यूटेशन कैन नॉट बी लोकेटेड। सोर्स ऑफ डीएनए क्या होती है, जो ट्यूमर सेल्स और द डब्ल्यूबीसीज होते हैं वहां वो सोर्स ऑफ डीएनए। डिलीशन और रीअरेंजमेंट ऑफ द रेटिनोब्लास्टोमा जीन डिटेक्टेड बाय द कैरियोटाइपिंग करते हैं, और फिर साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक करते हैं। ठीक है, वेस्टर्न ब्लॉट किस में करते हैं, वायरस में, एंड इसमें साउदर्न ब्लॉट करके हम कैरियोटाइपिंग करते हैं। कैरियोटाइपिंग क्या होती है, डीएनए स्टडी, जो जीन की स्टडी होती है उसके लिए हम कैरियोटाइपिंग करते हैं। एंड म्यूटेशन डिटेक्टेड बाय द फॉलोइंग टेक्निक, रिबोन्यूक्लियस प्रोटेक्शन करेंगे, डीनेचरिंग ग्रेडिएंट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, बस नाम याद रख लो, सिंगल स्ट्रैंड कंफर्मेशन पॉलीमॉर्फिज्म, एंड डायरेक्ट डीएनए सीक्वेंसिंग एम्प्लीफाइड बाय द पीसीआर पॉलीमर रिएक्शन। ठीक है, उससे हम डिटेक्ट करते हैं। जो इनडायरेक्ट मेथड होते हैं उसमें क्या करते हैं, एनालिसिस ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा जीन रिले ऑन द डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म विद इन द जीन, एंड इम्यूनोहिस्टोपैथोलॉजिकल स्टैनिंग करेंगे, जिसमें एस एंटीजन डिटेक्टेड इन वेल डिफरेंशिएटेड रेटिनोब्लास्टोमा। बायोकेमिकल एसेस जैसा भी बताया, उसमें क्या होगा, इंटर फोटो रिसेप्टर्स रेटिनॉइड बाइंडिंग प्रोटीन आईआरबीपी इन द रेटिनोब्लास्टोमा सेल्स देखेंगे, बायोकेमिकल जो एसेस करेंगे। अब ये तो हो गई जीन वाली बात। नाउ कम टू अल्ट्रासाउंड बी स्कैन। बी स्कैन जब हम करेंगे तो सिंपल बी स्कैन आपने देखा होगा आरडी में जो करते हैं। इसमें क्या है कि पूरा का पूरा एक्सटेंसिव मास दिखेगा हमें बी स्कैन में, the rounded or irregular extraocular mass with high internal reflectivity due to the intralesional calcification। अब कहीं पे भी प्रॉपर्टी होती है कि कहीं भी मैलिग्नेंसी होती है, ट्यूमर होती है, तो क्या होती है, वहां पे कैल्सिफिकेशन हो जाता है, और ये तो हाईली मैलिग्नेंट ट्यूमर है। तो कैल्सिफिकेशन की वजह से क्या होगा कि अल्ट्रासाउंड जब हम करेंगे तो देयर इज हाई इंटरनल रिफ्लेक्टिविटी दिखेगी वहां पे। तो उसके साथ साथ क्या होगी, देयर इज शैडोइंग ऑफ स्क्लेरा एंड ऑर्बिटल फैट टिश्यू पोस्टीरियरली दिखेगा। ऑन रेटिसम जब हम गेन कम करेंगे बी स्कैन में तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कैल्सिफाइड रीजन्स परसिस्ट करेगा, क्योंकि कैल्सिफिकेशन हो गया तो क्या हो गया, रिफ्लेक्शन परसिस्ट होता रहेगा, कम नहीं होगा। तो उसका ए स्कैन करेंगे, उसमें क्या दिखेगा, देयर इज मल्टीपल हाईली रिफ्लेक्टिव इंट्रा रीजनल फोकाई, वीवाई पैटर्न होती है ए स्कैन में, वो दिखेगा। ठीक है, अब आ जाओ सिटी स्कैन, इसके क्या है एडवांटेज। The modality of the choice for the diagnosis and definition of extension of the region CT scan preferred करते हैं हम। इसमें क्या होगी, calcification shows up brightly on CT scan में, brightly calcification दिखेगा। It shows the extent even in the absence of the calcification। CT scan काफी अच्छा शो करते हैं।
एंड एक्स्ट्रा ऑक्यूलर जो भी एक्सटेंशन है वो दिखेगा एंड एसोसिएटेड विद द न्यूरोब्लास्टोमा अगर है तो। एमआरआई भी हम सम केसेस में इंडिकेट करते हैं एंड इट इंडिकेटेड इफ अगर ऑप्टिनल इन्वेजन और इंट्राक्रैनियल एक्सटेंशन सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ब्रेन में चला गया है तो हम एमआरआई करेंगे, ठीक है। एंटीरियर चैम्बर एंड द ऑर्बिटल फ्लैट में है तो एमआरआई से हम ज्यादा आराम से देख सकते हैं। लैक ऑफ सेंसिटिविटी इन द डिटरमाइनिंग द कैल्शियम, अगर कैल्शियम हमें नहीं दिख रहा है अच्छे से तो हम एमआरआई के लिए उसको बोलेंगे। जो T2 होते हैं आपके बोलेंगे 1 एंड 2 होते हैं एमआरआई में, जो फिल्म होते हैं वो वेस्ट इमेज दिखाएगा, दैट इज ट्यूमर डेमोन्स्ट्रेट वेरी लो इंटेंसिटी एज कंपेयर टू द विट्रस एंड कैल्सिफिकेशन क्या होगा मोर प्रोनाउंस्ड होगा इसमें। To identify the associated retinal detachment area of the higher signal intensity compared to the vitreous, ठीक है। retinal detachment आइडेंटिफाई कर सकते हैं एरिया ऑफ हायर सिग्नल इंटेंसिटी कंपेयर टू द vitreous में देख सकते हैं। एक्सरे से भी हम रेटिनल डिटैचमेंट देखते हैं क्योंकि कैल्सिफिकेशन होगा तो एक्सरे में एक्सटेंसिवली कैल्सिफाइड लीजन दिखेगा। उसके बाद आ जाओ फ्लोरेसेंस एंजियोग्राफी, इसके जो 3 फेज होते हैं, अर्ली फेज में क्या होगा, देयर इज फीलिंग ऑफ द फीटल वेसल्स में फीलिंग दिखेगा, ठीक है। वेनस फेज में क्या होगा, ब्लॉची हाइपरफ्लोरेसेंस होगा एंड लेट फेज में स्टेनिंग होगी। बट ये जो अर्ली फेज होता है रेटिनोब्लास्टोमा में, इसी में फ्लोरेसेंस एंजियोग्राफी थोड़ा दिखेगा बिकॉज इट इज रेटिनल, अदरवाइज जब एक्सटेंसिव होने के बाद तो इसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। नाउ कम टू द सिस्टेमिक एसोसिएशन। सिस्टेमिक एसोसिएशन कहाँ होगी, इट्स सीन विद द जर्मिनल रेटिनोब्लास्टोमा। Along with retinoblastoma, there is intracranial neuroblastic tumor in the pineal or the paracellular regions. That is pinealoblastoma के साथ साथ अगर है तो, which is trilateral retinoblastoma कहेंगे इसको। 5 to 15% of the germinal retinoblastoma होती है। It increases the frequency of the second malignant tumor, ठीक है, sarcoma of the bones and the soft tissue and leiomyosarcoma, क्योंकि ग्रुप वही है, रेटिनोब्लास्टोमा हो, सार्कोमा हो, लियोमायोसार्कोमा है, ग्रुप वही है, तो उसकी चांसेस इंक्रीज कर देता है। एंड क्यूमुलेटिव इंसिडेंस ऑफ 26% इन द 50 ईयर में हम सब मिला के देखते हैं कि 26% में ये सब चीजें होती है 50 साल तक। उसके जो हिस्टोपैथोलॉजी है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब हम हिस्टो का पार्ट लेके एग्जामिन करते हैं तो इसमें क्या दिखता है, जो हम इनिशियली सबसे पहले बोले थे वो सेल्स आएगा, small round blue cells with the large nucleus with increased vascularity। आपको दिख रहा है स्मॉल राउंड ब्लू सेल्स हैं, न्यूक्लियस कितने लार्ज हैं इसके, ठीक है। ये देखो लार्ज न्यूक्लियस है, उसके बाद वेस्कुलरिटी काफी ज्यादा है। नेक्रोसिस एंड कैल्सिफाइड विद द आइलैंड ऑफ द रेटिनोब्लास्टिक सेल्स होंगे, उसके आसपास नेक्रोटिक होंगे, नेक्रोसिस सेल्स होंगे एंड द स्टेनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स due to the release of the DNA from the necrotic tissues, there is staining of the blood vessels। एंड ये आ गया फिर से फ्लेक्सनल साफ विंटर स्ट्रेन, जो रोजेट फॉर्मेशन है, रोज की तरह, ये देखो रोज की तरह टिश्यू दिखते हैं, which is मतलब identification of retinoblastoma। ये क्या होता है, जब क्लस्टर ऑफ cuboidal और the short columnar cells arrange around the central lumen, there is cluster of short columnar and cuboidal cells। columnar cells लंबे होते हैं बट यहाँ पे शॉर्ट कॉलमनर होंगे और cuboidal cells मिलके एक क्लस्टर बताते हैं which looks like rosette formation। It represents an early attempt of the retinal differentiation and the nuclei are displaced away from the lumen, ठीक है। nuclei displaced हो जाती है away from the lumen और rosette formation होती है। It is seen in the pinealoblastoma and medulloepitheliomas में भी यही चीजें होती है। होमोजाइट रोजेट, दैट इज सीडो रोजेट होता है, इसमें क्या होता है, रेडियल अरेंजमेंट ऑफ सेल अराउंड द सेंट्रल टेंजल ऑफ द फाइबर्स, ठीक है। होमोजाइट रोजेट्स बोलते हैं, इसमें क्या होता है, सीडो रोजेट फॉर्मेशन होता है, दैट इज रेडियल अरेंजमेंट ऑफ सेल्स अराउंड द सेंट्रल टेंजल ऑफ द फाइबर्स। राइट रोजेट आर इंडिकेटर ऑफ द न्यूरोब्लास्टिक डिफरेंशिएशन एंड सीन इन द न्यूरोब्लास्टोमास cerebral medulloblastoma। ये इसमें दिखेगा सीडो रोजेट मेडुलोब्लास्टोमा में एंड न्यूरोब्लास्टोमा सेल्स में। Now come to classification। ये हो जाएगा आपका रीज,
Ellsworth classification अभी आगे इसमें आएंगे. इट इज यूज्ड व्हेन द एक्सटर्नल बीम रेडिएशन वाज द स्टैंडर्डाइज. हम एक्सटर्नल बीम रेडिएशन ट्रीटमेंट करते हैं तब हम ये क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हैं. ठीक है. अदर क्या है जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर इंट्राओकुलर रेटिनोब्लास्टोमा है. इट इज करंटली अभी ये यूज होता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन एंड इट असिस्ट इन द ट्रीटमेंट ऑफ द आउटकम. तो आ जाओ रीज एल्सवर्थ क्लासिफिकेशन. इसमें क्या करते हैं ग्रुप वन. ग्रुप वन में किसको रखे हैं? वेरी फेवरेबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द साइट. अच्छा पहले तो ये है कि ग्रुप वन में अगर ग्रुप वन स्टेज है तो इट इज फेवरेबल. अगर हम इसको प्रॉपर्ली ट्रीट करते हैं तो जो साइट है वो वापस आ सकती है, बंदा देख सकता है. इसमें क्या क्या होते हैं ग्रुप वन में? सॉलिटरी ट्यूमर स्मॉलर देन 4 डिस्क डायमीटर इन द साइज. ठीक है. 4 डिस्क डायमीटर से अगर साइज कम है एट और बिहाइंड द इक्वेटर, इक्वेटर के पास या फिर उसके बिहाइंड में, तो ग्रुप वन में आएगा. मल्टीपल ट्यूमर नॉट लार्जर देन 4 डिस्क डायमीटर इन साइज एट और बिहाइंड द इक्वेटर, ये आएंगे ग्रुप वन में. इसमें इट इज फेवरेबल टू मेंटेन द साइट. साइट को हम रिस्टोर कर सकते हैं लेस देन 4 डिस्क डायमीटर. अब आ जाओ ग्रुप टू में. ग्रुप इज ऑल्सो फेवरेबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द साइट. इसमें क्या है कि सॉलिटरी ट्यूमर 4 to 10 डिस्क डायमीटर अगर साइज है. ग्रुप वन क्या था? लेस देन 4. ग्रुप टू हो गया 4 to 10 डिस्क डायमीटर साइज एट और बिहाइंड द इक्वेटर. और अगर मल्टीपल ट्यूमर भी है 4 से 10 डिस्क डायमीटर इन साइज एट और बिहाइंड द इक्वेटर, तब भी हम साइट को रिस्टोर कर सकते हैं. ये ग्रुप में आता है. अब ग्रुप थर्ड में आ जाओ. इट इज पॉसिबल टू मेंटेन द साइट. ग्रुप थर्ड में भी. ठीक है. इसमें कौन से? एनी रीजन एंटीरियर टू द इक्वेटर. तो इक्वेटर होता है जो हमारा पोल, एक तो पोल होता है एक इक्वेटर होता है. तो वहां पे साइड में अगर कोई भी रीजन है एंटीरियरली अगर अंदर की तरफ है तो साइट मेंटेन कर सकते हैं. पॉजिटिव ट्यूमर लार्जर देन 10 डिस्क डायमीटर इन साइज बिहाइंड द इक्वेटर. ठीक है. तब भी हम साइट को रिस्टोर कर सकते हैं. अब आ जाओ ग्रुप 4, which is unfavorable for maintaining the site. ग्रुप 4 में हम साइट को रिस्टोर नहीं कर सकते. इसमें क्या होगा? देयर इज मल्टीपल ट्यूमर लार्जर देन 10 डिस्क डायमीटर इन साइज एंड एनी एक्सटेंडिंग एंटीरियर टू द ओरा सेरेटा. ठीक है. मल्टीपल ट्यूमर होंगे मोर देन 10 डिस्क डायमीटर और एक्सटेंड होंगी कहाँ? ओरा सेरेटा की तरफ. तो हम साइट को रिस्टोर नहीं कर सकते. ये आता है ग्रुप 4 में. ग्रुप 5 में कौन सी आता है? इट इज हाईली अनफेवरेबल फॉर द मेंटेनिंग ऑफ द साइट. इसमें हम साइट को रिस्टोर नहीं कर सकते. ये क्या होगा? एक मैसिव ट्यूमर होगा इंक्लूडिंग मोर देन हाफ ऑफ द रेटिना और विट्रस सीडिंग होगी जो एक्सटेंसिव फॉर्म होती है ग्रुप 5 में. यहाँ पे हम साइट को मेंटेन नहीं कर सकते. ठीक है. अब आ जाओ इंटरनेशनल जो क्लासिफिकेशन है जो जनरली अभी फॉलो होते हैं. इसमें क्या करते हैं? ये ग्रुप बना दिया है. उसमें स्मॉल ट्यूमर होते हैं लेस देन 3 मिलीमीटर आउटसाइड द मैकुला. हमेशा चीज याद रखो, बार बार इक्वेटर क्यों बोल रहे थे? क्योंकि वो मैकुला से दूर है. अगर मैकुला के आसपास रहा तब तो साइट रेस्टोर नहीं हो सकता. ग्रुप ए में छोटे छोटे ट्यूमर है बट मैकुला से दूर है. ये हो गया. ग्रुप बी में बड़े ट्यूमर है मोर देन 3 मिलीमीटर और एनी ट्यूमर इन मैकुला और विद सबरेटिनल फ्लूइड. ग्रुप सी में ये इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन है. ग्रुप सी में क्या है? लोकलाइज्ड सीडिंग होगी सबरेटिनल और द विट्रस. और द ग्रुप डी में डिफ्यूज सीडिंग होगी. ठीक है. ग्रुप सी में लोकलाइज्ड एक जगह पे होगा. ग्रुप डी में क्या है? डिफ्यूज चारों तरफ फैला रहेगा रेटिना में और विट्रस में. ये हो गया इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ए बी सी डी. आ जाओ ग्रुप ई में. क्या हो गया? ट्यूमर टचिंग द लेंस. ठीक है. इसमें तो रिस्टोर हो ही नहीं सकता. लेंस तक पहुंच गया ट्यूमर. ट्यूमर एंटीरियर टू और एंटीरियर विट्रस फेस इन्वॉल्विंग द सिलेरी बॉडी एंटीरियर सेगमेंट को इन्वॉल्व कर देगा. डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेटिंग रेटिनोब्लास्टोमा हो जाएगी. नियोवास्कुलर ग्लूकोमा होगी. ओपेक मीडिया फ्रॉम हेमरेज हो जाएगी. ट्यूमर नेक्रोसिस विद द सेप्टिक ऑर्बिटल सेलुलाइटिस और द थाइसिस बल्बाई. मतलब पूरी एक्सटेंशन बाहर की तरफ चली गई. सेलुलाइटिस हो गया. लैटरल ऑन थाइसिस भी हो गई. तो इसमें तो कुछ चांस ही नहीं बनता है. कम टू द ट्रीटमेंट. अब जो स्मॉल ट्यूमर थे लेस देन 4 मिलीमीटर डायमीटर एंड 2 मिलीमीटर थिकनेस विदाउट विट्रस और सबरेटिनल सीड्स. ठीक है. इसमें क्या हो जाएंगे? प्री इक्वेटर है तो इक्वेटोरियल है तो क्या करेंगे? क्रायोथेरेपी करेंगे. और पोस्ट इक्वेटोरियल है पीछे की तरफ तो क्या होगा? ट्रांसपिपुलरी थर्मोथेरेपी लेजर करेंगे इसमें. और अगर मीडियम साइज है 4 से 12 मिलीमीटर डायमीटर है एंड थिकनेस 2 to 6 मिलीमीटर है तो क्या करेंगे?
विदाउट विट्रस सीडिंग, विट्रस सीडिंग विदाउट ही होना चाहिए, सीडिंग हुआ कि प्रोग्नोसिस बैड हो जाएगा। यहाँ पे हम ब्रैकीथेरेपी करेंगे, ठीक है। अब आगे मैं बताऊंगा कैसे करेंगे, ब्रैकीथेरेपी किस में करते हैं, एंड कीमोथेरेपी करेंगे, किससे करेंगे, अभी जो एंटी कैंसर ड्रग होते हैं, कार्बोप्लास्टिन, विनक्रिस्टिन, इटोपिसाइड, cyclosporin, and this may be followed by cryo or laser therapy to consolidate the tumor control, ठीक है। दो हो गया स्मॉल एंड बड़े। एक्सटर्नल बीन रेडियोथेरेपी भी करते हैं, बट ये हम थोड़ा अवॉइड करते हैं रेडियोथेरेपी बिकॉज ऑफ इट साइड इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से। अब आ जाओ लार्ज ट्यूमर। लार्ज ट्यूमर में क्या करेंगे, कीमोथेरेपी करेंगे इफ द ट्यूमर इज प्रेजेंट इन द फेलो आई, ठीक है, एक में तो है ही, दूसरे में भी ज्यादा है, तो कीमोथेरेपी करेंगे टू सिंक द ट्यूमर साइज एंड फैसिलिटेट द सब्सिक्वेंट लोकल ट्रीटमेंट, क्रायो और लेजर साथ साथ करेंगे, ठीक है। पहले तो कीमोथेरेपी करेंगे, साइज अगर छोटा हो जाएगा रिग्रेस करके देर आफ्टर क्रायो और लेजर करेंगे, और अगर मेटास्टेटिक डिजीज है तो कीमोथेरेपी करेंगे। एंड अदर मॉडलिटी के साथ कीमोथेरेपी कैसे करेंगे, कीमोथेरेपी आफ्टर इनिकुलेशन, क्योंकि मेटास्टेसिस हो चुका होगा, इन एक्स्ट्रा पॉपुलर एक्सटेंशन बियॉन्ड द लैमिना क्रिवोसा, तब करेंगे कीमोथेरेपी, एंड कीमोथेरेपी एंड द इरेडिएशन आफ्टर द इनिकुलेशन इन एक्सटेंशन टू कट एंड ऑफ द ऑप्टिक नर्व और थ्रू द स्क्लेरा, अगर हो रहा है तब करेंगे। नाउ कम टू द इनिकुलेशन। If in the normal fellow eye aggressive treatment yields no result, ठीक है, नॉर्मल फेलो आई ट्रीटमेंट होने के बाद अगर कुछ नहीं हो रहा तो इनिकुलेट करेंगे। डिफ्यूज रेटिनोब्लास्टोमा है विद विजिनल प्रोग्रेसिव एंड देयर इज हाई रिस्क ऑफ रिकरेंस विद द अदर मॉडलिटी ऑफ द ट्रीटमेंट, तब हम डिफ्यूज केस में इनिकुलेट कर देंगे, उसके बाद फॉलोड बाय कीमोथेरेपी करते हैं। लोकल ट्रीटमेंट जो मेथड है उसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट ट्यूमर हाइपरथर्मिया करते हैं, 810 नैनोमीटर जो डायोड लेजर होता है अपना उसको यूज करते हैं, लार्ज स्पॉट साइज बनाते हैं 2 मिलीमीटर का, लॉन्ग ड्यूरेशन 9 सेकंड का होता है ताकि ब्रेक डाउन हो जाए, एंड 300 400 माइक्रोवाट का पावर होता है। इंटायर ट्यूमर ओवर 10 to 15 मिनट के लिए देंगे एंड नो फिजिकल चेंजेस, ठीक है। टेम्परेचर राइज हो जाएगा 6 डिग्री टू 10 डिग्री, जो सब कोगुलेशन थ्रेशोल्ड होता है, दैट रिलेट टू कार्बोप्लास्टिन यूज करते हैं गिवन ऑन द सेम डे, साथ साथ तो क्या करते हैं डायोड लेजर के साथ साथ हम कार्बोप्लास्टिन यूज करते हैं, ठीक है। नाउ कम टू फोटोकोगुलेशन। फोटोकोगुलेशन जैसे बाकी में करते हैं इसमें ही करते हैं, बस हर चीज का डोज बढ़ा देते हैं, ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं, स्पॉट साइज बढ़ा देते हैं। इसमें क्या करेंगे 250 to 300 माइक्रोवाट देंगे 400 to 600 मिली सेकंड के लिए, फॉलोड बाय 50 माइक्रोवाट इंक्रीमेंट इन ट्यूमर ब्लेंचेज, ट्यूमर अपना ब्लेंच कर जाएगा, मतलब क्या होगा, टूट जाएगा या कलर चेंज कर जाएगा, तब हम देते रहेंगे। अगर नई ब्लेंच होता है तो मैक्सिमम 600 माइक्रोवाट तक दे सकते हैं, एंड हर 3 वीक पे हम रिपीट करेंगे, ठीक है, फोटोकोगुलेशन में। क्रायोथेरेपी में क्या करते हैं, आइस क्रिस्टल्स होती यूज करते हैं सेल को, मेम्ब्रेन को रप्चर करने के लिए, जो ट्यूमर वाले सेल्स होते हैं। किसमें इंडिकेशन है, ट्यूमर एंड जो एंटीरियर टू इक्वेटर होगी उसमें क्रायोथेरेपी करेंगे, ट्यूमर लेस देन 2.5 मिलीमीटर डायमीटर एंड 1 मिलीमीटर थिक होगा तब करेंगे, कन्फाइंड टू द सेंसरी रेटिना एंड नो विट्रस शेडिंग, हमेशा याद रखो नो विट्रस शेडिंग, विट्रस शेडिंग अगर हुई फिर प्रोग्नोसिस बैड हुई तो हम इनिकुलेशन के तरफ चले जाते हैं, साथ साथ एंटी कैंसर ड्रग स्टार्ट करते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, देयर इज सिग्निफिकेंट विट्रस शेडिंग greater than 5 मिलीमीटर डायमीटर और greater than 2 to 3 मिलीमीटर थिक, अगर कॉन्ट्राइंडिकेशन है इसमें विट्रस शेडिंग है, ठीक है। अगर डायमीटर 5 से बड़ा है, 2 से 3 मिलीमीटर से थिक है, अगर शेडिंग हम नहीं करेंगे। रेटिनल डिटैचमेंट एट द रीजन ऑफ द क्रायोथेरेपी अगर होता है तब हम नहीं करेंगे क्रायोथेरेपी, ठीक है। यहाँ पे हम क्रायोथेरेपी कर रहे हैं, अगर वहां पे आरडी हो गया तो हम क्रायोथेरेपी तुरंत स्टॉप करेंगे। रेडियो एक्टिव प्लाक की थेरेपी, ब्रैकीथेरेपी में क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव एजेंट होता है उसको वहां पे प्लेस कर देते, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन ग्रुप बी, ग्रुप बी याद है क्या है, हम इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन किए थे, ये आ जाओ। तो बी जो बिगर ट्यूमर होते हैं मोर देन 3 मिलीमीटर और एनी ट्यूमर इन मैकुला और सबरेटिनल, तो वहां पे क्या करते हैं हम, ब्रैकीथेरेपी इज द ट्रीटमेंट ऑफ द चॉइस, ठीक है। बोल, बोल, में क्या करते हैं, आयोडीन 125 इन गोल्ड कैरियर और कोबाल्ट 60 यूज करते हैं,
एंड हमें सीबीआर जो है एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी जो है उसको माइंड करते, उसके डेंजर को माइंड करते हम ये काम करते हैं। कीमोथेरेपी क्या करेंगे, ओल्ड लाइन ड्रग्स जैसे साइक्लोफॉस्फामाइड, विनक्रिस्टिन, डॉक्सोरिबोसिन ये यूज होते हैं हम कीमोथेरेपी में। बट इसकी ड्रॉबैक ये है कि डू नॉट पेनिट्रेट द, अच्छे से पेनिट्रेट नहीं करता है। हम न्यू ड्रग जैसे कार्बोप्लास्टिन होता है, ये सब एंटी कैंसर ड्रग है, ये यूज करते हैं। डोज क्या है, 560 मिलीग्राम पर स्क्वायर मीटर डोज, जो आईवी डोज होता है। ठीक है, टोपिसाइड है VP16, ये यूज करते हैं 150 मिलीग्राम स्क्वायर मीटर आफ्टर डोज आईवी होता है। फिर पोस्ट साइड होता है BM26, इसको यूज करते हैं। साइक्लोस्पोरिन A 33 मिलीग्राम पर केजी प्रति आवली आईवी यूज करते हैं। ये हो गए एंटी कैंसर ड्रग्स जो हम बाद में यूज करते हैं, न्यू ड्रग्स। ठीक है, एक कैप प्रोटोकॉल है CEWA, ये यूज बस ऐसे ही प्रोटोकॉल बता दें। ये फर्स्ट डे में क्या करते हैं, कार्बोप्लास्टिन प्लस इटोपासाइड प्लस विनक्रिस्टिन थेरेपी 0 डे में देंगे आज के दिन। उसके नेक्स्ट फर्स्ट डे में इटोपासाइड देंगे, नेक्स्ट 7th डे में विनक्रिस्टिन देंगे एंड 14 डे में विनक्रिस्टिन देंगे। ये सीवी स्केप प्रोटोकॉल है, ये इसके लिए देते हैं रेटिनोब्लास्टोमा के लिए। अब CEA एंड CSA प्रोटोकॉल जो होता है, इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट डे में साइक्लोस्पोरिन A प्लस कार्बोप्लास्टिन देते हैं। सेकंड डे में क्या होता है, साइक्लोस्पोरिन A प्लस विनक्रिस्टिन प्लस इटोपिसाइड देते हैं। ठीक है, एंड एडजुवेंट कीमोथेरेपी के साथ साथ हम एडजुवेंट भी यूज करते हैं टू प्रिवेंट द मेटास्टेसिस इन हाई रिस्क ऑफ एक्स्ट्राओकुलर स्प्रेड। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, 6 to 12 साइकिल ऑफ 3 ड्रग साइकिल देते हैं, वही जो हम अभी यूज कर रहे थे। थर्मोकीमोथेरेपी करते हैं, इसमें क्या करते हैं, फोटो ट्रांसपिपुलरी डायोड लेजर हाइपरथर्मिया यूज करते हैं, 6 to 7 डिग्री टेम्परेचर राइज होता है। उसके बाद क्या करते हैं, अपटेक ऑफ कार्बोप्लास्टिन जो एंटी कैंसर ड्रग है वो यूज करते हैं, गिवन इन 2 to 3 आवर ऑफ द कीमो इन्फ्यूजन। ठीक है, ट्रांसपिपुलरी डायोड लेजर कर लिया और उसके बाद कार्बोप्लास्टिन यूज कर लिया। नाउ द एक्सटर्नल बीम रेडिएशन, इसमें क्या करेंगे, देयर इज सेकंड मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म 75% द क्रिएटेड है। अगर सेकंड मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म में एक्सटर्नल बीम रेडिएशन करेंगे, इसके साइड इफेक्ट काफी ज्यादा होते हैं। रेडिएशन का नाम आया कि साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं, और आई बहुत छोटी चीज होती है, ब्रेन के जस्ट पास में होती है। सो हम काफी ज्यादा प्रिकॉशन लेते हैं ड्यूरिंग रेडिएशन थेरेपी। तो साइड इफेक्ट क्या होगा, रेडिएशन कैटरेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ग्रोथ रिटार्डेशन ऑफ द ऑर्बिटल रीजन हो जाएगी, रेडिएशन रेटिनोपैथी हो जाएगी एंड ड्राई आई सिंड्रोम हो जाएगी जब हम रेडिएशन यूज करेंगे फॉर दिस मैलिग्नेंट। एक्सटर्नल बीम रेडिएशन कैसे करेंगे, टोटल 45 गायरे यूज करते हैं। गायरे इज द यूनिट ऑफ द रेडिएशन थेरेपी। 15 गायरे जो होता है एंटीरियर अप्रोच होगा, 30 गायरे लैटरल अप्रोच करेंगे एंड 2 गायरे पर डे और 4 गायरे पर डे अल्टरनेट डे देते रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे यूज करेंगे एक्सटर्नल बीम रेडिएशन। और सब कुछ अगर फेल हो जाए तो लास्ट में हम करेंगे इनिक्लिएशन। वेसरेशन एंड इनिक्लिएशन में डिफरेंस पता होना चाहिए सबको। ठीक है, एक में ऑप्टिक नर्व छोड़ते हैं, एक में ऑप्टिक नर्व के साथ कट कर देते हैं। यहाँ पे इनिक्लिएशन करेंगे लास्ट में। ठीक है, नो विजन एंड सेल्वेबल मैसिव ट्यूमर, बहुत बड़ा ट्यूमर हो विद पहली चीज, पहला इंडिकेशन है नो विजन और कोई चांस नहीं है तो इनिक्लेट कर देंगे। दूसरा, अगर बहुत ज्यादा मैसिव ट्यूमर है विद डिफ्यूज विट्रस सीडिंग। ठीक है, विट्रस सीडिंग में मतलब विट्रस में काफी सारे ट्यूमर सेल्स आ गए हैं, मैसिव ट्यूमर है, देयर इज नो चांस ऑफ कमिंग बैक ऑफ द विजन, तो हम इनिक्लेट करेंगे। ऑप्टिकल नॉट बी क्लैम्प्ड ऑफ द क्रस्ट, एक चीज याद रखना है कि जब हम इनिक्लेट इस केस में करते हैं तो ऑप्टिक नर्व को क्लैम्प भी नहीं करना और क्रस्ट भी नहीं करना है। क्यों, क्योंकि मेटास्टेटिक सेल से फिर वो बाहर आ जाएंगे अगर हम क्रस कर देंगे। एटलीस्ट 10 मिलीमीटर ऑफ द ऑप्टिक नर्व इज ऑप्टेंड। ठीक है, ऑप्टिक नर्व का 10 मिलीमीटर तो क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर तक हम उसको कट करेंगे। ठीक है, तो क्लैम्प नहीं करना है, क्रस नहीं करना, सीधा कट करना है। एंड देयर इज नो रेट्रोबल्बर इंजेक्शन, इस केस में रेट्रोबल्बर इंजेक्शन यूज नहीं करना है, दैट बिकॉज रेटिनोब्लास्टोमा एक्सटेंड होकर के रेट्रोबल्बर स्पेस में आ जाएगा, हम वहाँ इंजेक्शन यूज करेंगे तो अगेन इट विल गो टू द ब्लड और टू द सिस्टम। तो इनिक्लेशन जब हम करेंगे तो ये प्रिकॉशन देंगे। दिस इज द फाइनल ट्रीटमेंट।